स्टूडेंट्स, आज हम +1 क्लास के यूनिट नंबर 5 का सेशन नंबर 6 पढ़ेंगे। सेशन का नाम है ट्यूनिंग ऑफ कूलिंग सिस्टम और टाइटनिंग ऑफ फास्टनर एंड इंजन टाइमिंग। इसमें हम कूलिंग सिस्टम की ट्यूनिंग के बारे में पढ़ेंगे और जो फास्टनर जैसे इंडक्शन मैनिफोल्ड और एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड लूज़ नहीं होना चाहिए उसको टाइट करने के बारे में पढ़ेंगे और इंजन की टाइमिंग के बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ कूलिंग सिस्टम। कूलिंग सिस्टम इन कार प्रोटेक्ट्स द इंजन फ्रॉम द ओवरहीटिंग। जो कार्स का कूलिंग सिस्टम है वो इंजन को प्रोटेक्ट करता है, उसकी सुरक्षा करता है, उसको बचाता है ओवरहीटिंग से। कूलिंग सिस्टम रिमूव्स 30% ऑफ द हीट ऑफ द इंजन। कूलिंग सिस्टम इंजन की 30% हीट को रिमूव करता है। एन एफिशिएंट कूलिंग सिस्टम कीप द इंजन प्रोटेक्टेड। जो अच्छा कूलिंग सिस्टम है, एफिशिएंट कूलिंग सिस्टम है, वो इंजन को बचा के रखता है। राइज इन इंजन टेम्परेचर में कॉजेज ओवर हीटिंग ऑफ द इंजन। अगर इंजन टेम्परेचर बढ़ता है तो उससे ओवर हीटिंग हो सकती है। विच चेंजेस इट्स परफॉर्मेंस, जिससे उसकी परफॉर्मेंस चेंज हो जाती है, हो सकती है। कंपोनेंट ऑफ द इंजन विल गेट डिस्टॉर्ट एंड रिड्यूस इट्स लाइफ। और जो कंपोनेंट की शेप है वो भी चेंज हो सकती है और उसकी लाइफ भी कम हो सकती है। हैंस इट इज़ नेसेसरी टू चेक द फंक्शनिंग ऑफ द कूलिंग सिस्टम एट स्पेसिफाइड इंटरवल्स। इसलिए यह आवश्यक है कि कूलिंग सिस्टम की फंक्शनिंग को कुछ अंतराल के बाद हमें चेक करते रहना चाहिए। ये डायग्राम है कूलिंग सिस्टम की। आगे रेडिएटर है। रेडिएटर का काम होता है जो गर्म पानी आ रहा है इंजन की वाटर जैकेट से उसको ठंडा करना। एक इसकी अपर टैंक होता है, एक लोअर टैंक होता है। अपर टैंक में गर्म पानी होता है और जब वो नीचे पहुंचता है तो नीचे पहुंचते पहुंचते वो ठंडा हो जाता है, क्योंकि इसके पीछे एक फ़ैन लगा है जो कंटिन्यूसली तो नहीं, तो जब ज़रूरत है तो वो एयर को खींचता है। जब मान लो गाड़ी खड़ी है और इंजन स्टार्ट है तो वो एयर को खींचेगा जो रेडिएटर से होते हुए निकलेगी, और जितनी भी रेडिएटर के अंदर गर्मी है, हीट है, उसको वो एयर अपने साथ ले जाती है। और जो पानी है वाटर टैंक में, वो ऊपर से कूलेंट है वाटर टैंक में, ऊपर से आते आते नीचे पहुँचते पहुँचते वो ठंडा हो जाता है और नीचे वाले टैंक से दोबारा से वो वाटर जैकेट्स में चला जाता है इंजन की हीट को अब्जॉर्ब करने के लिए। इसके अंदर एक थर्मोस्टेट वाल्व लगा होता है जो कंट्रोल करता है कि कब कूलिंग सिस्टम जो गर्म मतलब कूलेंट है वो रेडिएटर की तरफ जाएगा। वो तभी आएगा जब उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, नहीं तो थर्मोस्टेट वाल्व बंद रहता है, क्योंकि सर्दियों में हमें इंजन को गर्म करने की ज़रूरत भी पड़ती है स्टार्ट करने के लिए, इसलिए थर्मोस्टेट वाल्व लगाना वहाँ पर ज़रूरी है। चेकिंग सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन कूलिंग सिस्टम। अगर तो वाटर की या कूलेंट की सर्कुलेशन वो अच्छे से हो रही है कूलिंग सिस्टम में, तो इसका मतलब कूलिंग सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है। जितना कूलेंट आ रहा है उतना ही कूलेंट जा रहा है, जितना कूलेंट जा रहा है उतना अगर वापस आ रहा है, तो इसका मतलब वो अच्छे से सर्कुलेट हो रहा है। रिमूव द नेगेटिव टर्मिनल फ्रॉम द बैटरी। बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल निकाल दो। टर्न द अपर रेडिएटर कैप स्लोली एंड अलाउ द वाटर वेपर्स टू रिलीज फ्रॉम द रेडिएटर। उसका जो ऊपर वाला रेडिएटर का कैप है उसको धीरे से खोलो और उसको उठाना नहीं है जब तक उसके जो वाटर वेपर्स है वो रिलीज़ नहीं हो जाते हैं, निकल नहीं जाते हैं बिल्कुल, मतलब जो उसका टेम्परेचर वो डाउन नहीं आ जाता है। टर्न द रेडिएटर कैप एंड रिमूव द कैप फ्रॉम द नेक ऑफ द रेडिएटर। जो रेडिएटर की नेक है उसमें से आप थोड़ी देर बाद उसका रेडिएटर कैप निकाल दो। कनेक्ट द बैटरी टर्मिनल एंड स्विच ऑन द इग्निशन। उसके बाद क्या करना है, बैटरी टर्मिनल को कनेक्ट करना है और दोबारा से इग्निशन स्विच को ऑन कर देना है। रन द इंजन एट आइडियल स्पीड, मतलब स्टार्ट कर देना है और उसको आइडियल स्पीड पे चलाना है इंजन को। इंस्पेक्ट द सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन द रेडिएटर, और उसमें आपने रेडिएटर में वाटर की सर्कुलेशन को चेक करना है कि अपर टैंक में जितना वाटर आ रहा है उतना लोअर टैंक से जा रहा है वापस। सर्कुलेशन वाटर शुड बी ऑब्जर्व्ड एट द रेट ऑफ इनलेट मस्ट बी इक्वल टू द रेट ऑफ आउटलेट। जितनी रेट से इनलेट पे पानी आ रहा है उतना ही इनलेट्स में जितना आ रहा है उतना ही आउटलेट से बाहर आना चाहिए। दिस शोज़ अ हेल्दी रनिंग ऑफ कूलेंट सिस्टम। और इससे हमें पता चलता है कि कूलेंट सिस्टम की रनिंग या सर्कुलेशन अच्छे से हो रही है या नहीं हो रही है। सेटिंग ऑफ कूलिंग फैन बेल्ट। इंस्पेक्ट द बेल्ट फॉर क्रैक्स, कट, डिफॉर्मेशन, बियर क्लीननेस, इफ़ नेसेसरी चेंज द बेल्ट। बेल्ट को आप चेक कर सकते हैं कि उसके अंदर क्रैक्स तो नहीं है, डिफॉर्म तो नहीं हुई है वो, या घिस तो नहीं गई है, मतलब बियर तो नहीं होगी उसकी, और क्लीनिनेस, उसकी सफाई के लिए भी आप उसके लिए भी आप उसको चेक कर सकते हो। इफ़ नेसेसरी चेंज द बेल्ट। अगर आपको लगता है कि बेल्ट काम करने लायक नहीं है तो आप उसको चेंज भी कर सकते हो। चेक बेल्ट टेंशन एज 6 to 7 mm एज डिफ्लेक्शन। और जो बेल्ट की टेंशन है उसमें जो डिफ्लेक्शन होनी चाहिए वो
6 से 7 mm की होनी चाहिए, नहीं तो बेल्ट आवाज़ भी करती है कई बार। टू एडजस्ट द बेल्ट टू टाइट और लूज चेंज द पोजीशन ऑफ द अल्टरनेटर, और बेल्ट को टाइट और लूज़ करने के लिए हम अल्टरनेटर की पोजीशन को भी आगे पीछे कर सकते हैं। टाइटन द बेल्ट एडजस्टिंग बोल्ट, और जो बेल्ट को एडजस्ट करने वाला बोल्ट है उसको भी टाइट करना है। इंट्रोडक्शन ऑफ टाइटनिंग ऑफ फास्टनर, इसके बारे में, फास्टनर के बारे में तो हमने पहले पढ़ लिया था कि फास्टनर क्या होते हैं, पर हम पढ़ लेंगे कि जो इनलेट मैनीफोल्ड है और आउटलेट मैनीफोल्ड है उसको टाइट नहीं करेंगे, थोड़ा लूज़ हो जाएगी तो क्या प्रभाव पड़ता है। इंजन इज़ ए कॉम्प्लेक्स पीस ऑफ मशीनरी इन विच डिफरेंट कंपोनेंट्स आर असेंबल्ड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ फास्टनर। एक कॉम्प्लेक्स यूनिट है मशीनरी का जिसमें बड़े ज़्यादा कंपोनेंट असेंबल किए हुए हैं अलग अलग फास्टनर के द्वारा। फास्टनर आप समझते हैं नट, बोल्ट, स्टड्स, रिबर्ट्स। ड्यू टू पावर प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन ऑफ पावर वेरिएशन इन स्पीड एंड लोड और स्पीड की वेरिएशन होती है, पावर प्रोड्यूस होती है, ट्रांसमिशन होता है, वाइब्रेशन होती है, विच लीड्स टू लूजनिंग ऑफ फास्टनर, और जिसकी वजह से फास्टनर क्या हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं। दिस में चेंज द स्टेबिलिटी ऑफ कंपोनेंट, इसकी वजह से कंपोनेंट की स्टेबिलिटी चेंज हो जाती है। एंड लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ बेंडिंग, और इस वजह से बेंडिंग की डेवलपमेंट ऑफ बेंडिंग, मतलब बेंडिंग की डेवलपमेंट होती है, मतलब वहाँ पे बेंडिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो पोजीशन है, स्टेबिलिटी है कंपोनेंट की, वो चेंज हो रही है, मतलब वो स्टेबल नहीं है कि जगह पे, क्योंकि वो लूज़ हो गए हैं उसके फास्टनर्स। फर्दर इट में डेवलप स्क्रैचेस, क्रैक्स एंड मे कॉज लीकेज ऑफ कूलेंट, और इससे स्क्रैच भी आ सकते हैं, क्रैक्स भी आ सकते हैं, और लीकेज भी हो सकती है कूलेंट की और गैसेज की भी। इट विल इफेक्ट द इंजन परफॉर्मेंस, और जिससे इंजन परफॉर्मेंस प्रभावित होती है। इंडक्शन मैनिफोल्ड और एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, लूज इंडक्शन मैनिफोल्ड में क्रिएट वैक्यूम लीकेज। लूज अगर इंडक्शन मैनिफोल्ड क्या हो जाएगी, लूज़ हो जाएगी, तो क्या होगा, मे क्रिएट वैक्यूम, उसमें वैक्यूम लीकेज हो सकता है। विच लीड्स टू सप्लाई ऑफ लीन मिक्सचर, और जिससे लीन मिक्सचर की सप्लाई को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि उसमें एयर ज़्यादा हो जाएगी लीन मिक्सचर में। लीन मिक्सचर में क्या होता है कि एयर ज़्यादा होती है और फ्यूल कम हो जाता है, जितना उसका रेशो होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग। विच में कॉजेज हेजिटेशन इन इंजन रनिंग, और इससे इंजन की रनिंग में हेजिटेशन हो सकती है। एंड लूज एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड मे कॉज एमिशन लीकेज एंड लीड टू कॉज ब्लैकनिंग ऑफ बॉटम ऑफ बॉडी एंड मे कैच फायर। इसका मतलब है कि अगर हमारी एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है, जहाँ से वेस्ट गैसेज बाहर जा रही हैं, अगर वो लूज़ है तो वहाँ से वो गैसेज लीक होगी, एमिशन की लीकेज होगी, और जिसकी वजह से जो बॉटम पार्ट है हमारी गाड़ी की बॉडी का, वो उसकी ब्लैकनिंग हो जाएगी, वो काला हो जाएगा। एंड मे कैच फायर, वो आग भी पकड़ सकते हैं। टाइटन द इनलेट एंड इंडक्शन, और टाइटन द इंडक्शन एंड एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड बाय यूजिंग स्पेसिफिक साइज ऑफ सॉकेट स्पैनर, इसलिए हमें इंडक्शन मैनिफोल्ड और एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड को टाइट करना है यूजिंग द स्पेसिफिक सॉकेट स्पैनर, सॉकेट स्पैनर के साथ विद अप्रोप्रिएट टॉर्क रेंच, और अप्रोप्रिएट टॉर्क के साथ हमने उसको टाइट करना है। टॉर्क रेंच के साथ भी हम उसको टाइट कर सकते हैं, इंडक्शन मैनिफोल्ड को भी और एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड को भी। इंडक्शन का मतलब इनलेट मैनिफोल्ड ही होता है। ये डायग्राम है, लेफ्ट साइड है जो इंडक्शन मैनिफोल्ड है, जहाँ से हमारा फ्यूल का मिक्सचर या एयर और फ्यूल का मिक्सचर जो चार्ज अंदर जाता है, सिलेंडर के अंदर जो जाता है, उस सारे पोर्शन को इनलेट मैनिफोल्ड कहते हैं। और जहाँ से वेस्ट गैसेज बाहर आती है, जो राइट साइड आप देख रहे हैं, ऊपर देखो 4 सिलेंडर हैं, तो 4 जगह से एमिशन बाहर आएगा, और उसको लास्ट में लाके एक ही जगह से हम उसको बाहर निकालते हैं, मतलब एटमॉस्फेयर में उसको छोड़ते हैं। इसके अंदर पोल्यूशन को कम करने के लिए भी हम लगाते हैं प्लेट्स वगैरह, जो नए व्हीकल्स आ रहे हैं उनमें ऐसा होता है। तो आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड इनलेट मैनिफोल्ड है और राइट साइड एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है, इन दोनों को टाइट करना ज़रूरी है। इंट्रोडक्शन टू इंजन टाइमिंग, फॉर द प्रोसेस ऑफ कंबस्शन इट इज़ नेसेसरी टू इग्नाइट द चार्ज बाय यूजिंग स्पार्क प्लग एट राइट टाइम। कंबस्शन के प्रोसेस के लिए, फ्यूल को चार्ज को जलाने के लिए यह ज़रूरी है कि उसको राइट टाइम पे, एक करेक्ट टाइम पे उसको स्पार्क प्लग के द्वारा स्पार्क किया जाए, जिसकी वजह से वो इग्नाइट हो जाए, जल जाए। प्लग शुड इग्नाइट द चार्ज एट द एंड ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक, प्लग को चार्ज को कब जलाना चाहिए, एट द एंड ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक, जब कंप्रेशन स्ट्रोक का अंतिम पोजीशन पे होता है उस टाइम पे उसको चार्ज को जलाना होता है, मतलब स्पार्क प्लग को स्पार्क करना होता है।
देयर इज़ ए नीड टू सेट इग्निशन सिस्टम इन रिलेशन टू द रोटेशन ऑफ क्रैंक शाफ्ट। इसलिए जो क्रैंक शाफ्ट के रोटेशन है उनके बीच में और इग्निशन सिस्टम के बीच में एक रिलेशन सेट करना पड़ता है। दस चेक द एंड सेट द इग्निशन टाइम। इसलिए हमें इग्निशन टाइमिंग को चेक करने की ज़रूरत है। स्ट्रोबोस्कोप लैम्प द गन। स्ट्रोबोस्कोप आर यूज्ड इन टाइमिंग लाइट्स टू डायनेमिकली सेट द इग्निशन टाइमिंग ऑफ एन ऑटो साइकिल कंबस्शन इंजन। इनका यूज़ हम करते हैं टाइमिंग को सेट करने के लिए। आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे हम इसके साथ इंजन की टाइमिंग सेट कर सकते हैं, इग्निशन की टाइमिंग सेट कर सकते हैं। इग्निशन टाइमिंग सेट करने के लिए हम स्ट्रोबोस्कोप लैंप का यूज़ करते हैं। इसको स्ट्रोबोस्कोप गन भी बोलते हैं और स्ट्रोबोस्कोप लैंप भी कहते हैं। स्टेप्स फॉर चेकिंग ऑफ बाल्ब टाइमिंग। बाल्ब टाइमिंग को कैसे चेक करते हैं, उसकी टाइमिंग भी तो ज़रूरी है ना कि कब फ्यूल अंदर आना चाहिए। रिमूव द टाइमिंग कवर एंड चेक द अलाइनमेंट ऑफ द फॉलोइंग। ऊपर वाले कवर को, जो सिलेंडर हेड के ऊपर कवर है, टाइमिंग कवर है, उसको आपने खोलना है और चेक करना है। जो बाल्ब के ऊपर कवर लगा होता है उसको बोलते हैं टाइमिंग कवर। ऊपर वाले जो बाल्ब्स, यहाँ से इनलेट मैनिफोल्ड है उसके ऊपर होता है उसके साथ बाल्ब्स होते हैं और बाल्ब्स के ऊपर जो कवर है उसको टाइमिंग कवर कहते हैं। टर्न द क्रैंकशाफ्ट पुली विद ट्रांसमिशन बेल्ट एंड मार्क ऑन द पुली मस्ट अलाइन विद द क्रैंकेस मार्क। जब आप क्रैंकशाफ्ट पुली को घुमाते हो, जो क्रैंकशाफ्ट की पुली लगी है उसको घुमाते हो, ट्रांसमिशन बेल्ट एंड मार्क ऑन द पुली मस्ट अलाइन विद द क्रैंकेस मार्क। जो ट्रांसमिशन बेल्ट के ऊपर जब आप क्रैंकशाफ्ट पुली को घुमाते हो ट्रांसमिशन बेल्ट के द्वारा, तो जो मार्क है कहाँ पे, मार्क ऑन द पुली मस्ट अलाइन विद द क्रैंक केस मार्क। जो क्रैंक केस के ऊपर मार्क है और पुली के ऊपर मार्क है वो दोनों अलाइन होने चाहिए, मतलब दोनों मिलने चाहिए, एक जगह पे वो दोनों आने चाहिए। जब पुली वाला, मतलब जब एक रोटेशन होता है तो एक रोटेशन के में वो दोनों जब आप उसको रोकते हो तो एक जगह पे वो मैच करने चाहिए, मतलब दोनों का एक सर्कुलेशन में दोनों का एक जगह मैच होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि एक अलग घूम रहा है और दूसरा अलग घूम रहा है, तो इसका मतलब टाइमिंग में खराबी है। एट द सेम टाइम कैम शाफ्ट पुली मार्क मस्ट अलाइन विद द क्रैंकेस मार्किंग। और जो कैम शाफ्ट पुली के ऊपर मार्क है वो किसके साथ मिलना चाहिए, क्रैंक केस मार्किंग के साथ। जो क्रैंक केस के ऊपर मार्क है, मतलब दोनों क्रैंक शाफ्ट पुली वाला मार्क क्रैंकेस मार्क के साथ मिलना चाहिए और दूसरा कैम शाफ्ट पुली का मार्क क्रैंकेस मार्किंग के साथ मिलना चाहिए। दिस इंडिकेट्स प्रॉपर बाल्ब टाइम। मतलब दोनों का, क्रैंक शाफ्ट पुली का और क्रैंकेस मार्क अगर दोनों मिल रहे हैं तो कैम शाफ्ट का और क्रैंकेस मार्क का दोनों का मिलना उसी टाइम पे ज़रूरी है, नहीं तो वो टाइमिंग में खराबी है। अगर वो सेट नहीं है तो इसका मतलब उसमें टाइमिंग सही नहीं है, मतलब जो फ्यूल अंदर आ रहा है, इनलेट वाल्व जो और आउटलेट वाल्व है वो गलत टाइम पे खुल रहे हैं जब बंद हो रहे हैं। स्टेप्स फॉर चेकिंग ऑफ इग्निशन टाइमिंग। इग्निशन टाइमिंग को हम कैसे चेक करते हैं। कनेक्ट द स्ट्रोबोस्कोप कनेक्शन एज पर द मैनुअल। स्ट्रोबोस्कोप के कनेक्शंस बिल्डअप करने, बनाने, स्ट्रोबोस्कोप को जोड़ना है, उसको कनेक्ट करना है एज पर मैनुअल, जैसा मैनुअल में बोला गया है। नाउ होल्ड द स्ट्रोबोस्कोप लैंप नियर द फ्लाई व्हील। उसके बाद स्ट्रोबोस्कोप लैंप को फ्लाई व्हील के पास पकड़ना है एंड रन द इंजन एट आइडियल स्पीड। और इंजन को आइडियल स्पीड के ऊपर रन कर देना है, तो एक्सेलरेटर नहीं करना, सिर्फ स्टार्ट करके छोड़ देना अपने इंजन को। चेक द टाइमिंग मार्क ऑन द फ्लाई व्हील। जो फ्लाई व्हील के ऊपर टाइमिंग मार्क है, निशान है, मैचेस विद द पॉइंटर ऑफ क्रैंक केस। क्या वो क्रैंक केस के पॉइंटर के साथ मैच कर रहा है। एट द सेम टाइम, कब, जब एट द सेम टाइम लैंप मस्ट ग्लो। उसी टाइम पे लैंप को ग्लो करना है। अगर लैंप उसी टाइम पे ग्लो कर रहा है जब फ्लाई व्हील का मार्क क्रैंक केस के पॉइंटर के साथ मैच कर रहा है, तो इसका मतलब अलाइनमेंट ठीक है। दिस इंडिकेट प्रॉपर इग्निशन टाइमिंग। इसका मतलब कि इग्निशन की टाइमिंग ठीक है। स्टेप्स फॉर चेकिंग ऑफ इंजेक्टर टाइमिंग। इंजेक्टर की टाइमिंग को हम कैसे चेक कर सकते हैं। चेक द अलाइनमेंट ऑफ FIP टाइमिंग। फ्यूल इंजेक्शन पंप को बोलते हैं FIP, अलॉन्ग विद कैमशाफ्ट। कैमशाफ्ट के गियर जब पुली विच इंश्योर इंजेक्शन टाइमिंग। जो क्रैंकशाफ्ट की, जो कैमशाफ्ट के गियर्स हैं, जब पुली है, आपने उसको चेक कर लेना है विच इंश्योर द इंजेक्शन टाइमिंग।
और उससे आपको पता चल जाएगा कि इंजेक्शन टाइमिंग ठीक है या नहीं। मतलब उसमें अगर इंजेक्शन में कोई दिक्कत है तो गियर की वजह से हो सकती है, पुली की वजह से हो सकती है, या बेल्ट की वजह से हो सकती है। आपने उसको एक बार इंस्पेक्शन कर लेनी है, बेल्ट की और या गियर और पुली की। थैंक यू।